नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। कांग्रेस नेता अजय माकन ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी को लेकर भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि भाजपा के एक नेता ने दिल्ली में पिछले सप्ताह एक तरह से राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी थी, जब उन्होंने कहा कि राहुल गांधी संभल जाओ वरना आपका भी वही हाल होगा जो आपकी दादी का हुआ था। आज हमने पुलिस में शिकायत की है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने दिल्ली में पिछले सप्ताह राहुल गांधी जी को जान से मारने की धमकी एक तरीके से दिया था। जब उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी संभल जाओ, नहीं तो आपका भी वही हाल होगा जो आपकी दादी का हुआ है। हम सब लोग जानते हैं कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने अपनी छाती पे 34 गोलियां खाई थी और शहीद हुई थी। हम सब लोग जानते हैं कि राहुल गांधी जी के पिता, जिन्होंने शांति वार्ता शुरुआत करी, इस वजह से उनके जिस्म के चीथड़े उड़ा दिए गए। आप उस व्यक्ति को, जिसके परिवार में, जिसके पिता ने, जिसकी दादी ने शहादत देश के लिए दी, आप उनके बारे में ऐसा कहते हो कि आप संभल जाओ, आप बोलो मत कुछ भी, नहीं तो आपका भी वही हाल होगा जो आपकी दादी का हुआ है। भारत के अंदर राजनीति इससे ज्यादा निचले स्तर पे नहीं गिर सकती। चलिए, एक व्यक्ति ने कह दिया, हो सकता है उसके अपने निजी विचार हो सकता है कि वो अपने आकाओं को खुश करना चाह रहा हो, लेकिन ना तो उसके आकाओं ने, ना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसको चुप कराने की कोशिश करी, ना उसकी भर्त्सना करी। उसके 2-3 दिन के बाद में भारतीय जनता पार्टी के ही सहयोगी दल ने, उसके एक नेता ने, विधायक ने ये कह दिया कि राहुल गांधी जी की जो जुबान काट करके लाएगा उसको 11 लाख रुपए मिलेंगे। क्या ये राजनीति है? आपको जिसकी बात पसंद नहीं, आपको जिसकी आवाज पसंद नहीं, आपको इसलिए उसकी बात पसंद नहीं, इसलिए उसकी आवाज पसंद नहीं क्योंकि वो अक़लियत की बात करते हैं, माइनॉरिटीज की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, पिछड़े वर्गों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, संविधान को बचाने की मांग करते हैं, इसलिए आप कहते हैं कि उनकी जुबान काट लेगा जो उसको 11 लाख मिलेंगे। आपको उसकी आवाज, उसकी बात पसंद नहीं, इसलिए आप कहते हैं कि तुम्हारा भी वही हाल होगा उसी तरीके से जो तुम्हारी दादी का हुआ था। मैं एक चीज बता देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, ये कांग्रेस पार्टी है और ये राहुल गांधी है। जान से मारने की धमकी से हम लोग किसी भी तरीके से डरने वाले नहीं हैं। यहाँ पे कांग्रेस के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता तैयार हैं अपनी छाती आगे करके, जान से मारना है हमें मारिए, लेकिन हमारे नेता की आवाज कभी बंद नहीं होगी, हमारे नेता कभी चुप नहीं होंगे। इसी प्रकार से हमारे नेता दलितों के, पिछड़े वर्गों के, अक़लियतों के और कुचले वर्गों के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए इन सब की आवाज हमारे नेता उठाते रहेंगे। ये आज हम कहना चाहते हैं और सरकार को भी ये कहना चाहते हैं कि वो संभल जाए, अपने लोगों को संभालें, अपने लोगों को बचाएं, उनको बताएं। और ये कोई एक जगह, 2 जगह नहीं है। जो व्यक्ति इनको पसंद नहीं आता उसको ये खट से उसको कहते हैं कि ये आतंकवादी है, उसको आतंकवादी ब्रांड कर देते हैं। एक मंत्री भारत सरकार का इसलिए उनको राहुल गांधी जी को आतंकवादी ब्रांड कर दे क्योंकि जो राहुल गांधी बोल रहे हैं वो उनको पसंद नहीं। तो ये कहां की राजनीति है? एक नेता कह दे कि इनको मार दिया जाए जान से, इनकी जुबान काट ली जाए क्योंकि उनकी बात उनको पसंद नहीं आ रही। तो इसलिए आज हम लोगों ने यहाँ पे पुलिस कंप्लेंट करी है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करी जाए। आज सरे चौराहे पे बीच में पब्लिक मीटिंग के अंदर अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि इनका वही हाल होगा जो इनकी दादी का है, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा बड़ा सीधे के सीधे जान से मारने की धमकी कानूनन तौर के ऊपर नहीं हो सकती। इसलिए हम पुलिस को कह रहे हैं कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और इनके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की आपने शिकायत हम लोगों ने एनेक्सेस दिए हैं और 4 लोगों के खिलाफ में, जैसे मैंने कहा कि दिल्ली के अंदर एक उनके पूर्व दिल्ली के जो विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, शिवसेना के जो महाराष्ट्र के विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, उनके बारे में, केंद्र सरकार के अंदर पंजाब से पहले और अब राजस्थान से आए हुए सांसद मंत्री हैं उनके बारे में,
और एक यूपी से मिनिस्टर हैं जिन्होंने परसों उन्होंने भी राहुल जी के खिलाफ में बोला है। ये चारों के खिलाफ में हम लोगों ने बाय नेम हमने कहा है कि इनके खिलाफ में एफआईआर होनी चाहिए। सर, कल कांग्रेस अध्यक्ष को चिट्ठी भी लिखी प्रधानमंत्री को, इससे पहले आप लोग लगातार इस बात को उठा रहे हैं। तब से अब तक बीजेपी की ना टॉप लीडरशिप से कोई बयान आया है, ना ही गृह मंत्रालय इसके सामने अब पूरा मामला बनता है, काबू का बनता है। तो चुप्पी को कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें एक सवाल और कनेक्ट है। आपको याद होगा गृह मंत्री के खिलाफ जो है कांग्रेस के नेताओं की तरफ से इसी तरह से टिप्पणी की गई थी, जिसमें मुकदमा भी दर्ज हुआ था, कार्रवाई भी। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि इस तरीके की टिप्पणी राहुल गांधी जी के खिलाफ में जो करी गई, आज तक के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। यह अप्रत्याशित है और ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का फर्ज बनता है कि राजनीति की गरिमा को बना करके रखें। ये उनके नेताओं का फर्ज बनता है कि राजनीति के अंदर, लोकतंत्र के अंदर वायलेंस को किसी भी तरीके से बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। और जान से मारने की धमकी जिस तरीके से खुलेआम दी जा रही है, जुबान काटने की धमकी जिस तरीके से दी जा रही है, आपको कोई बात पसंद नहीं तो आपको किसी की बात पसंद नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन की वो अगर बात करते हैं तो उनको आप आतंकवादी ब्रांड कर देते हैं। ये सारी चीजें गलत हैं, ये नहीं होनी। बीजेपी के नेता जब स्टेटमेंट देते हैं, कांग्रेस के नेता एफआईआर हो जाती थी, आपको उम्मीद है कि जल्द से जल्द दिस विल बी कंप्लीट? मैं ये उम्मीद करता हूं कि एफआईआर होगी और उससे भी ज्यादा मैं ये उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं पे लगाम कसेगी। और साथ में ये भी फिर से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के नेता, कांग्रेस पार्टी कभी डरी नहीं है इन धमकियों से। हम सब के सब लोग तैयार हैं अपनी जान को देने के लिए और किसी भी तरीके से हम लोग चुप नहीं रहेंगे। हम लोग हिंदुस्तान में दलितों के, पिछड़े वर्गों के, अक़लियतों के और संविधान को बचाने की आवाज हम उठाते रहेंगे। कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हमें जबरदस्त प्रक्रिया मिल रही है। हरियाणा में कांग्रेस बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने की ओर आगे बढ़ रही है। 3 से 4 सीटों को छोड़कर लगभग सभी सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला है। छोटी पार्टियां बीजेपी के इशारे पर काम कर रही हैं। असली मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। हरियाणा फिर से जय जवान, जय किसान, जय पहलवान, जय नौजवान का प्रदेश बने। जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने की तरफ चल रही है। सर, हर गांव में या हर विधानसभा में ये देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी उम्मीदवारों के अलावा निर्दलीय उम्मीदवार बहुत, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं आप कैसे उनको साधने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि हमने देखा कि आपको एक टास्क मिला जो आपने बहुत बेहतरी से किया। और ऐसा हरियाणा में देखो 2-4 सीटों को छोड़कर लगभग हर सीट पे कांग्रेस और भाजपा का डायरेक्टली मुकाबला है। 2-4 सीटों हो सकता है, मगर हरियाणा का सीधा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा का है। लोग भाजपा से त्रस्त हैं, लोग कांग्रेस के पक्ष में बड़े बहुमत से मतदान करेंगे। जैसे मैंने कहा, प्रचंड बहुमत से सरकार हमारी बनेगी। और जहाँ तक ये बाकी जो छोटी मोटी पार्टियां हैं, ये भाजपा के इशारे पे कई जगह, चाहे जजपा हो, चाहे इनेलो हो, चाहे हरियाणा एक जनता पार्टी बना रखी है, एक गोपाल कांडा ने पार्टी बना रखी है, इस तरह की निर्दलीय वगैरह, वो कई जगह भाजपा द्वारा प्रायोजित ऐसे लोग छोड़े गए हैं कि लोगों के मन में भ्रम पैदा करने का काम करके और वोट काटने का काम करें। लेकिन लोग इन वोट काटवों की हैसियत को पहचान चुके हैं। लोग ऐसे लोगों से ना भ्रमित होंगे और ना ही कोई इन सभी कैंडिडेट्स का मुकाबला नोटा से होगा और असली मुकाबला कांग्रेस और भाजपा में है। सर, हमने देखा पिछले कुछ दिन पहले आपने कई उम्मीदवारों का नामांकन वापस कराया। क्या हम आगामी दिनों में भी इस तरीके से देख सकते हैं कि आप? देखिए, कई जगह जो हमारे साथी थे, स्वाभाविक बात है कि एक कैंडिडेट को टिकट मिलती है, मगर बहुत से ऐसे उम्मीदवार रहते हैं जो पार्टी के अंदर जो प्रयासरत रहते हैं टिकट के लिए, तो एक स्वाभाविक से उन रूप से निराशा हो जाती है, भावुकता भी हो जाती है। बहुत लोगों ने हमारी बात मानी। लगभग 80% जो हमारे ऐसे साथी थे उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। जो 10-20% बचे भी हैं, जो हमारे साथी थे जिन्होंने नामांकन भरा था किसी न किसी वजह से, चुनाव जैसे चलेगा हमारा प्रयास है उनको कांग्रेस के पक्ष में लाया जाए। सर, हरियाणा यानी जवान, किसान और पहलवान, इन 3 प्रमुख चीज़ों पर राजनीति भी घूमती है और यहाँ की पहचान भी है। कांग्रेस पार्टी चुनाव के बाद इन तीनों, देखिए ये प्रदेश आपने सही कहा, जय जवान, जय किसान, जय पहलवान, जय संविधान का प्रदेश है। लेकिन
भाजपा ने इन चारों पहलुओं पर आक्रमण कर दिया। बाबा साहब के संविधान पे आक्रमण कर दिया, जय जवान जय किसान पे आक्रमण कर दिया, और हमारी पहलवान बेटियों के साथ क्या हुआ वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दोबारा से जय जवान जय किसान, जय पहलवान और जय संविधान का प्रदेश बनेगा, ये जय नौजवान का प्रदेश बनेगा। गृह मंत्री ने आज हरियाणा में ही तारीफ की, जवानों की तारीफ करी, किसानों की तारीफ की, इसके साथ ही पहलवानों की भी जिक्र किया और कहा कि यहाँ से सबसे अधिक मेडल आते हैं। आपको लगता है कि उनका ये बयान उन लोगों तक पहुँचेगा और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए वोट करेगा, या सिर्फ ये बयानबाजी है? देखिए, ये 10 साल क्या किया लोगों ने देख चुके हैं। इस सरकार ने हमारे किसान का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली सरकार ये साबित हुई। इस सरकार ने जवानों की का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अग्निपथ योजना, अग्निवीर योजना लेके आने वाली सरकार, कच्ची फौज की भर्ती करने वाली सरकार साबित हुई। इस सरकार ने पहलवान की कोई का मान सम्मान ध्वस्त करने का काम किया। हमारे खिलाड़ी बेटियों को जिस तरीके से जंतर मंतर पर दिल्ली की सड़कों पर घसीटने का काम किया गया, और इस सरकार ने संविधान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को अगर ध्वस्त करने का काम कहीं हुआ तो हरियाणा में हुआ। और संविधान पर अगर आक्रमण किए गए और जो हमारे एससी समाज, ओबीसी समाज के अधिकारों को छीनते हुए कौशल निगम जैसे कच्ची भर्तियां लेके सरकार आई, जिसमें बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन के 1.5 लाख बच्चों को जो है बैक डोर से बिना मेरिट के लगाने का काम इस सरकार में हुआ, और 2 लाख सरकारी नौकरियों को समाप्त करने का काम इस सरकार में हुआ। केवल झुंझुना सीटी के नाम पे उलझा दिया नौजवानों को। तो आज हर वर्ग इस सरकार से दुखी है और हमें पूरा विश्वास है कांग्रेस पार्टी को साथ मिलेगा। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि मैं आतिशी को बधाई देती हूं क्योंकि उनकी पार्टी ने उन्हें अगला सीएम चुना है, लेकिन मैं उनके बयानों से निराश हूं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में केवल एक ही सीएम है, अरविंद केजरीवाल। क्या इसका मतलब ये है कि वह केवल पद ग्रहण करेंगे, जिम्मेदारियां नहीं लेंगी? क्या अब अरविंद केजरीवाल बिना किसी जिम्मेदारी के सत्ता का आनंद लेंगे? मैं दिल्ली के लोगों से आगामी चुनावों में भाजपा की सरकार चुनने का अनुरोध करती हूं। माननीय आतिशी मार्लेना जी को बहुत बधाई कि आज उनकी पार्टी ने उनका चयन करा है अगले मुख्यमंत्री बनने के लिए। लेकिन आज उनका बयान सुनकर मुझे बहुत निराशा हुई, एक महिला होने के नाते भी और दिल्ली का वासी होने के नाते भी। उन्होंने कहा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री एक ही है और वो है अरविंद केजरीवाल। तो मैं पूछना चाहती हूँ आतिशी जी से, अभी तो उन्होंने संवैधानिक पद की शपथ भी ग्रहण नहीं करी है, तो क्या वो केवल पद ग्रहण करेंगी, दायित्व नहीं ओटेंगी? क्या अब माननीय अरविंद केजरीवाल जी सत्ता भोगेंगे बिना किसी जिम्मेदारी की? इसका अर्थ है आम आदमी पार्टी ने जो यहाँ पर 1 दशक से सत्ता भोगी है लेकिन किसी भी प्रकार का काम नहीं करा है दिल्ली की जनता के लिए, इसका अर्थ है कि वो जो पूर्ण विराम विकास के कार्यों पे लगा है वो बरकरार रहेगा। तो चेहरा कोई भी हो, दिल्ली का दुर्भाग्य लगता है बरकरार रहेगा। इसीलिए आपके माध्यम से मैं दिल्ली की जनता से निवेदन करना चाहती हूँ कि यदि आप चाहते हैं कि दिल्ली में सुधार हो, सड़क, पानी, बिजली, सीवेज, ड्रेनेज जैसी मूल सुविधाओं में सुधार हो, तो आने वाले चुनाव में भाजपा की डबल इंजन की सरकार का चयन करिए ताकि दिल्ली भी प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। दिल्ली को कैसे वो इम्पैक्ट कर सकता है? मैं आतिशी जी पे कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाऊंगी। आगे के लिए आप क्या स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने बोला है कि आप लोगों को वोट दे ताकि आप लोग स्वर्ग बना सके दिल्ली को? जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए 1 दशक तक आम आदमी पार्टी की सरकार है लेकिन सड़क, पानी, बिजली, सीवेज, ड्रेनेज की क्या जर्जर हालत है। दिल्ली में कई जगह तो आप देखिए पीने के पानी में सीवेज का पानी मिक्स होकर कंटेमिनेट होकर आ रहा है, सड़कों की इतनी बुरी हालत है। और यहाँ पर इन्होंने 1 दशक से नालों की सफाई नहीं कराई है। दिल्ली कब तक दंश सहती रहेगी आम आदमी पार्टी के टूटे हुए वादों का? आखिरी सवाल है, आप कह रहे हैं कि निर्दलीय से आतिशी सीएम हुआ है, तो वो लगातार डिनाई कर रहे हैं कि कोई करप्शन तो हुआ ही नहीं है। इस देश की विभिन्न कचहरियों ने बार बार ये पाया है कि अरविंद केजरीवाल जी किंग पिन हैं शराब घोटाले के। 90 से 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स लिए गए थे ताकि उसका दुरुपयोग हो सके आम आदमी पार्टी की गतिविधियों के लिए गोवा चुनावों में।
और इसी सब को देखते हुए, अरविंद केजरीवाल जी की स्कैम में संलिप्तता को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत ही स्ट्रिक्ट और स्ट्रिंजेंट बेल कंडीशन लगाई थी, जहां पर उनको रोका गया था ना तो वो किसी फाइल पे साइन कर सकते हैं, ना ही वो सीएम के सेक्रेटेरिएट जा सकते हैं। तो इतना जरूर कहूंगी आम आदमी पार्टी को, आपको भाजपा पे विश्वास नहीं होगा, शायद इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पे विश्वास नहीं होगा, लेकिन कोर्ट की निष्पक्षता पे तो है ना। ये तो कचहरियों का ऑर्डर है जो कहता है कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी संलिप्त हैं। जम्मू कश्मीर में आज 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण के तहत आज 24,219 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला 23.27 लाख से ज्यादा वोटर्स करेंगे। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कुल 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर आज पहले चरण में वोट डाले जा रहे हैं। इस बीच तमाम पार्टियों के उम्मीदवार भी मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। किश्तवाड़ सीट से भाजपा उम्मीदवार शगुन परिहार ने अपने घर पर भगवान की पूजा आराधना की, जिसके बाद वो वोट डालने पहुंची। वहीं जम्मू कश्मीर की बनिहाल विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विकार रसूल वानी भी वोट डालने पहुंचे। किश्तवाड़ से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार सज्जाद अहमद किशलू भी वोट डालने पहुंचे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को इस्तीफा सौंपा। इस्तीफा सौंपने के बाद मनोनीत सीएम आतिशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। ये हमारे लिए और दिल्ली के लिए दुख का क्षण है। दिल्ली के लोग इस बात का प्रण ले रहे हैं कि आने वाले चुनाव में वे अरविंद केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। जब तक चुनाव नहीं होता तब तक मुझे दिल्ली की जिम्मेदारी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को बरी किया, बल्कि बहुत तीखी टिप्पणी करी केंद्र सरकार की एजेंसीज पर कि केंद्र सरकार की एजेंसीज पिंजरे में बंद एक तोते की तरह हैं। अगर कोई भी और नेता होता, कोई भी और मुख्यमंत्री होता, तो वो तुरंत जाके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने जो फैसला लिया, शायद ही इस देश के इतिहास में, मैं कहूंगी इस दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में किसी नेता ने लिया होगा। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं है, मुझे दिल्ली की जनता का फैसला चाहिए। मैं दिल्ली की जनता की अदालत में जाऊंगा और अगर दिल्ली की जनता कहेगी कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है, तो मैं तभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा। ये आम आदमी पार्टी के लिए, हमारे पूरे विधायक दल के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए एक दुख का क्षण है। पूरी दिल्ली में लोग अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे से दुखी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को बरी किया, बल्कि बहुत तीखी टिप्पणी करी केंद्र सरकार की एजेंसीज पर कि केंद्र सरकार की एजेंसीज पिंजरे में बंद एक तोते की तरह हैं और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत थी, एक दुर्भावना के तहत की गई थी। अगर कोई भी और नेता होता, कोई भी और मुख्यमंत्री होता, तो वो तुरंत जाके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने जो फैसला लिया, शायद ही इस देश के इतिहास में, मैं कहूंगी इस दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में किसी नेता ने लिया होगा। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं है, मुझे दिल्ली की जनता का फैसला चाहिए। मैं दिल्ली की जनता की अदालत में जाऊंगा और अगर दिल्ली की जनता कहेगी कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है, तो मैं तभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा। और आज इसी तहत अरविंद केजरीवाल जी ने अपना इस्तीफा दिया है। ये आम आदमी पार्टी के लिए, हमारे पूरे विधायक दल के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए एक दुख का क्षण है। पूरी दिल्ली में लोग अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे से दुखी हैं, लेकिन साथ ही दिल्ली के लोग इस बात का प्रण ले रहे हैं कि आने वाले चुनाव में वो अरविंद केजरीवाल जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर अरविंद केजरीवाल जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री नहीं होगा तो दिल्ली में बिजली फ्री नहीं मिलेगी। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो सरकारी स्कूल नहीं अच्छे होंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो महिलाओं को फ्री बस यात्रा नहीं मिलेगी। और इसीलिए आम आदमी पार्टी के सारे विधायक, दिल्ली के 2 करोड़ लोग
इस मुहिम में जुट गए हैं कि आने वाले चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन तब तक, जब तक चुनाव नहीं होता, अरविंद केजरीवाल जी ने भरोसा कर मुझ पे ये जिम्मेदारी दी है और आने वाले कुछ महीने तक, जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है, तब तक मेरे दो काम रहेंगे। एक, ये मुहिम चलाना कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली के हम लोग मिलकर दिल्ली के लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएं। और जब तक चुनाव नहीं होते तब तक दिल्ली के लोगों की रक्षा करना कि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रचकर दिल्ली के लोगों की बिजली, फ्री बिजली, अच्छे स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक में इलाज बंद ना कर दे, ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी। और उसी के लिए आज हमने एलजी साहब को पत्र दिया है, सरकार बनाने की दावेदारी का पत्र दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी आगे का पत्र। 16 सितंबर को अमृतसर के रत्न खुर्द गांव के पास ड्यूटी पर तैनात बीएसएफ जवानों के साथ हत्या एक पाकिस्तानी घुसपैठिया चढ़ा। घुसपैठिया बॉर्डर पार कर अंधेरे की आड़ में सीमा सुरक्षा घेरे के पास पहुंच गया। बीएसएफ जवानों ने तुरंत पाक घुसपैठी को चुनौती दी, लेकिन वे आक्रामक तरीके से घेरे की ओर बढ़ गया। आगे बढ़ रहे पाकिस्तानी घुसपैठी को बीएसएफ जवानों ने मौके पर ही ढेर कर दिया। देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने एक वरिष्ठ वकील की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने सीएम ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की थी। इस मुद्दे पर सुनवाई के दौरान कोर्ट में गर्मा गर्मी देखने को मिली। सुप्रीम कोर्ट के इस केस की सुनवाई के दौरान जैसे ही अदालत अपने दिन की सुनवाई समाप्त करने वाली थी, एक वरिष्ठ वकील ने ममता बनर्जी के इस्तीफे की अदालत से निर्देश की मांग करते हुए एक अंतरिम आवेदन दाखिल करने की कोशिश की। इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने इस आवेदन पर नाराजगी जताते हुए कहा कि एक सेकंड, आप किसके लिए पेश हो रहे हैं? ये राजनीतिक मंच नहीं है। आपके बारे में सदस्य हैं, गौर से सुने। आप जो कह रहे हैं वे कानूनी अनुशासन में नियमों के अनुसार होना चाहिए। हम यहाँ राजनीतिक नेताओं के बारे में सुनने के लिए नहीं हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक में कालका विधायक आतिशी को नया नेता चुन लिया गया है। मुख्यमंत्री पद के लिए आतिशी का नाम सामने आने के बाद पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने उन्हें डमी सीएम बताते हुए कहा था कि ये दिल्ली के लिए दुखद दिन है। इस बयान पर आप नेता दिलीप पांडे ने स्वाति मालीवाल पर हमला किया है। दिलीप पांडे ने कहा कि वे राज्यसभा तो आम आदमी पार्टी से जाती है, लेकिन स्क्रिप्ट बीजेपी की पड़ती है। उन्होंने कहा कि अगर जरा सी भी शर्म है और नैतिकता बची है तो वह राज्यसभा से इस्तीफा दें। दिलीप पांडे ने कहा कि स्वाति मालीवाल को बीजेपी से राज्यसभा का टिकट लेने की कोशिश करनी चाहिए। जी, जिस तरीके से अब आतिशी को अभी आप लोगों ने विधायक दल का नेता चुन लिया है, वो नई मुख्यमंत्री होंगी, लेकिन उन पर आरोप भी लग रहा है कि अफजल गुरु के समय पर उनके माता पिता ने ऐसा, आप ही के एक पूर्व सांसद जो हैं स्वाति मालीवाल आप ही की मौजूदा सांसद हैं, उन्होंने आरोप लगाया। देखिए, आप सब लोग इस बात को समझिए, स्वाति मालीवाल जी ऐसी इंसान है कि जो राज्यसभा जाने के लिए टिकट आम आदमी पार्टी से लेती हैं, लेकिन प्रतिक्रिया देने के लिए, बोलने के लिए स्क्रिप्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी से लेती हैं। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि थोड़ी बहुत भी अगर शर्म हो, थोड़ी बहुत भी लज्जा हो, तो उन्हें आम आदमी पार्टी का राज्यसभा का टिकट त्याग देना चाहिए, राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और अब उनको भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा जाने का रास्ता चुनना चाहिए। राज्यसभा में रहने का शौक है तो भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा का टिकट लेना चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने रोनाही थाना क्षेत्र के एक गांव में पिछले दिनों गैंगरेप की शिकार पीड़िता के घर पहुंचे और उसके पिता से मिलकर उनका दुख दर्द साझा किया। मुलाकात के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने एक पोस्टर दिखाते हुए कहा कि इस गैंगरेप का मुख्य आरोपी का पिता भाजपा से जुड़ा है। सरकार आरोपी को बचाने का प्रयास कर रही है। ये चौथी घटना है जिसमें देख देख कर कार्यवाही हो रही है। धर्म की नगरी अयोध्या में अधर्म का काम हो रहा है। लेबनान में पेजर विस्फोट से कम 8 लोगों की मौत हो गई और 2750 अन्य घायल हो गए। घायलों में हिजबुल्लाह के लड़ाके और बैरूत में ईरान के दूत शामिल थे। हिजबुल्लाह ने कहा कि विस्फोटों के लिए इजराइल को सजा जरूर मिलेगी। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।